जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित सभी कंसेप्ट को कवर कर लिए थे तथा उसमें हम लोग समतल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग इसमें मिक्सचर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग लगभग 10 से 11 प्रश्न को कवर करेंगे। ऐसे ही आप लोगों के सामने धीरे धीरे कर 2-3 वीडियो और आएगा ऑब्जेक्टिव पर, जिससे प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम लोग को पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि परावर्तन कोण होता है। हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि एक समतल दर्पण लेते हैं, एक किरण आती है उसे आपतित किरण, और एक किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में एक अभिलंब होता है। इसमें एक होता है जो आपतित, दूसरा होता है परावर्तित, और बीच में होता है अभिलंब। तो हमने बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोण आई। कोण आई को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपतन कोण। जबकि कोण आर को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण देखा जाए यहाँ पर, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण होता है, जिसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। जबकि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, हम लोगों ने समझा कि परावर्तन कोण होता है तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन के नियम कितने हैं बच्चों? तो हमने बताया था परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 2। पहला हमने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जबकि एक हमने बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, जबकि समतल दर्पण या उत्तल दर्पण पूछे तो उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जबकि एक ऐसी स्थिति होती है कि उसमें एक स्थिति में अवतल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। तो मुख्यतः देखा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है मुख्यतः। ठीक, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथा प्रश्न है कि आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो आभासी प्रतिबिंब बच्चों देखा जाए तो इस तरह हम लोगों ने अभी तक 3 दर्पण जो पढ़े हैं, जिसमें एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, जबकि एक होता है अवतल दर्पण। इस तीनों दर्पण में
आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, इस समतल में भी अवतल में भी, जबकि उत्तल, यानी कि तीनों दर्पण में हम लोग आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आया करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। वस्तु से छोटा आभासी किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो बच्चों, आभासी प्रतिबिंब ऐसे तो देखा जाए तो तीनों दर्पण में प्राप्त होता है, लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आकार होता है वस्तु से वो बराबर होता है, लेकिन अवतल दर्पण में देखा जाए तो आभासी होता है लेकिन बड़ा होता है। लेकिन इसमें हम लोगों का क्या पूछा है, तो वस्तु से छोटा। तो वस्तु से छोटा पूछा है, तो आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में होगा, तो केवल और केवल उत्तल दर्पण में होता है। किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समानांतर किरणपुंज प्राप्त होता है। तो समानांतर किरणपुंज बच्चों 3 दर्पण होते हैं, उसमें जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो किरणें होती है वह हमें समानांतर किरणपुंज प्राप्त होती है। यह स्थिति उस स्थिति में होता है जब प्रकाश की किरणों को हम लोग फोकस से गुजारते हैं, आपतित कराते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया था कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है यह कहीं भी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच बनाता है। यदि कोई बड़ा भी वस्तु रहे तो उसका भी प्रतिबिंब छोटा कर कर हमें आंखों तक आसानी से उसे पहुंचाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, वो जो होता है आभासी या काल्पनिक तथा सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। वस्तु से हमेशा इसका प्रतिबिंब क्या होता है, तो छोटा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धन 1 का अर्थ क्या होता है। इसमें मेन पॉइंट है बच्चों कि प्लस का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। प्लस का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है, आभासी है। और 1 का मतलब होता है बच्चों कि वस्तु की जो ऊंचाई होती है, वस्तु की हाइट जो होती है वो प्रतिबिंब की हाइट से क्या होता है, तो बराबर होता है। तो +1 का आवर्धन का मतलब यही होता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है आपस में बराबर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो बच्चों ये तो लड्डू वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं इसको, इसमें ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो यदि पूछ दे कि प्रकाश किस रेखा में गमन नहीं करती है, तो हो जाएगा टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। बढ़ते हैं आज का लास्ट प्रश्न की ओर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर किस दर्पण में बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर किस प्रतिबिंब में बनता है। तो बच्चों इसका आंसर इस तरह तो 2 होगा, जिसमें एक होता है कि समतल दर्पण, मुख्यतः देखा जाए तो होगा इसमें समतल दर्पण, जबकि अवतल दर्पण में भी एक ऐसी स्थिति होती है, अवतल
अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर यदि हम वस्तु को वक्रता के केंद्र पर रखें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी उतना ही बनता है। तो बच्चों इस तरह आज का हमारा 11 प्रश्न कवर हुआ। ऐसे ही 2-3 वीडियो इस पर लाया जाएगा जिससे आपका प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित सभी प्रश्न आसानी से हल कर दिए जाएंगे और परीक्षा के दृष्टि से एक भी प्रश्न छूटने लायक नहीं रह जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।